तो आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर का ही एक भाग है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस का दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, दो मुख्य फोकस होता है, और लेकिन प्रधान अक्ष यानी प्रकाशिक केंद्र सिर्फ एक होता है। तो प्रकाशिक केंद्र कितने होते हैं? एक होता है। फोकस कितने होते हैं? दो होते हैं। और वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? दो होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो बोले अवतल दर्पण में जिस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है तो उसी प्रकार उत्तल लेंस में बनेगा। मतलब अवतल दर्पण का उल्टा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। जैसे प्रतिबिंब जब अनंत पड़ेगा, जब वस्तु जब अनंत पड़ेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस बनेगा। वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पड़ेगा तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस में। और अब अवतल दर्पण में क्या था? वस्तु जब अनंत पड़ा था प्रतिबिंब कहाँ बनता था? मुख्य फोकस पर ही बनता था। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा ही बनता था। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब प्रतिबिंब, अब उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनेगा। किस तरफ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। हमेशा किस तरफ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता था। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता था। वास्तविक और छोटा और उल्टा बनता था। जब उत्तल लेंस में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो दूसरे वाले वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दूसरे वाले वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार के बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर रखा जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। आप जब प्रतिबिंब को पहले वाले फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। दूसरी तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। वास्तविक बड़ा बहुत उल्टा बनेगा। वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। जब प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस की ही ओर बनती है। लेंस की ओर ही बनती है जिस ओर वस्तु रखी जाती है। आभासी, सीधा और आवर्तित बनती है। आभासी, सीधा और आवर्तित बनती है। वहाँ था जब प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता था तो क्या होता? दर्पण के पीछे बनता था। मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बनता, दर्पण के दूसरी तरफ बनता था, बड़ा बनता था, आभासी और सीधा बनता था। लेकिन लेंस में क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है। लेकिन दर्पण प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, जब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहता है तो वस्तु को रखा जाता है लेंस में। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु को रखते हैं। लेकिन दर्पण में नहीं होता। दर्पण में यदि वस्तु को प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, अब दर्पण में ध्रुव बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब लेंस के दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। तो कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस। और कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो उत्तल दर्पण में। और किस लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। और समतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा और आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रहे। लेंस की क्षमता
लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कराता है? लेंस की क्षमता कराता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f में है तो उसकी क्षमता p बराबर क्या होगा? 1/f। p बराबर 1/f डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का माप किस में किया जाता है? डायोप्टर में किया जाता है। और डायोप्टर एसआई मात्रक है। डायोप्टर क्या है? एसआई मात्रक है, जिसे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है, और इसे बड़ी डी से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, इससे इसकी क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी आवर्धन उसकी क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। क्यों? क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। मतलब जिस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगी। इसको हम बल आरोपित से समझ सकते हैं। जैसे कि बल हम जिस दिशा में रखते हैं उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो क्या होता है? कार्य धनात्मक होता है। कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि एक दूसरे का विपरीत होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। लंबत होता है तो क्या होता है? कार्य किया गया कार्य शून्य होता है। से जैसे कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि हम एक तरफ प्रतिबिंब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे तरफ बनता है। मतलब कि हम इधर लगा रहे हैं तो इधर बन रहा है प्रतिबिंब, दूसरे तरफ बन रहा है तो उसका हो गया धनात्मक। और अवतल लेंस में क्या होता है कि हम जिस साइड में वस्तु रखते हैं फिर उसी साइड में प्रतिबिंब बनता है तो हो गया ऋणात्मक। इसीलिए मतलब हम बल से समझ सकते हैं किस तरह से किस लेंस की क्षमता धनात्मक या लेंस की क्षमता ऋणात्मक है। अगर दो लेंस जिसकी क्षमताएं P1 एवं P2 है एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता क्या होगा? तो P1 प्लस P2 क्या? P1 जोड़ P2 क्या होगा? P1 जोड़ P2। दोनों लेंस आपस में सटे हो d बराबर 0 होगा तब होगा P1 जोड़ P2। और d दूरी पर रहता है तब क्या होता है? P1 जोड़ P2 माइनस P1 प्लस P2 माइनस d P1 गुना P2 d P1 गुना P2। मतलब समतुल्य यदि दोनों लेंस के क्षमता अलग अलग P1 P2 है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी d है, तब समतुल्य क्षमता P बराबर होता है पहला लेंस का क्षमता जो दूसरे लेंस का क्षमता माइनस दोनों लेंस के क्षमता में को गुणा करके उसमें दूरी से क्या करेंगे? गुणा करके माइनस कर देंगे, माइनस हो जाता है। यदि d बराबर 0 होता है तब समतुल्य क्षमता क्या होता है? P1 जोड़ P2। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है? बदल जाती है। जब लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल, मतलब जब फोकस दूरी बदलेगा तो क्षमता ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्योंकि लेंस का क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो जब फोकस दूरी ही बदल जाएगा तो क्या होगा? लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यदि यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि यदि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होगी। यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होगी? घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो लेंस का क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा? घटेगा। और फोकस दूरी घटेगा तो लेंस का क्षमता बढ़ेगा। तो जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव डुबाने वाले अपवर्तनांक जिस द्रव में लेंस को डुबाया जाता है उसके अपवर्तनांक से यदि लेंस का अपवर्तनांक अधिक होता है तब क्या होता है? लेंस की क्षमता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। लेंस की उदाहरण के लिए यदि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। इसमें डुबाएंगे तो क्या होगा?
अब लेंस की क्षमता क्या हो जाए, घट जाएगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो है द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। द्रव के अपवर्तनांक से क्या, कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, फोकस बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर हो तो इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, जिसके कारण लेंस की क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब फोकस दूरी जब अनंत हो जाएगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब लेंस का आवर्तनांक, जब लेंस का आवर्तनांक द्रव के आवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। लेंस का आवर्तन द्रव के आवर्तनांक से क्या होता है, तो इस स्थिति में लेंस, इस स्थिति में फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी छै ने बढ़ जाए छै, जिसका उसकी क्षमता घट जाए, सही तो बोले छो। दोनों तो सेम ही तो है। उ द्रव में छै, ई दोसर बात बता रहल छै। द्रव में ही डुबाया जाता है, एक ही बात दोनों में। जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तन लेंस के आवर्तन से अधिक हो, लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक, ओकरा में अपवर्तन, इसमें द्रव का बोल रहा अधिक है, द्रव का द्रव, मतलब वही तो बात बोल रहे हैं। इसमें लेंस का आवर्तनांक, लेंस का आवर्तनांक द्रव के आवर्तनांक से कम हो, लेंस का आवर्तन द्रव के आवर्तनांक से कम हो, तब फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी क्षमता घट जाती है और लेंस की प्रकृति भी क्या होती है, बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला, पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, परंतु व्यवहार में अवतल लेंस के समान कार्य करता है। मतलब पानी के सतह पर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, पानी के अंदर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार किया जाता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। जब लेंस का आवर्तन द्रव के आवर्तनांक से कम होता है तो क्या होता है, जब लेंस का आवर्तनांक द्रव के आवर्तन से कम होता है तो क्या, तो लेंस की फोकस क्षमता, लेंस फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस का प्रकृति ही चेंज हो जाता है। लेंस का प्रकृति ही चेंज हो जाता है, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यही कारण है कि उदाहरण के पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है किस प्रकार कम करता है, किस लेंस की भांति कम करता है, उत्तल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस, और पृष्ठ पर अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में, जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और जब लेंस का आवर्तनांक और द्रव का आवर्तनांक दोनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाता है, जिसके कारण लेंस की क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब जब फोकस दूरी अनंत हो जाने से क्या होता है, लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश फिल्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात फिल्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होता है, बट जाती है। यानी प्रकाश, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में बटने की घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण की घटना में, वर्ण विक्षेपण की घटना में श्वेत प्रकाश कितने अपने अवयवी रंगों में बढ़ता है, तो 7 अवयवी रंगों में बढ़ता है। तो सबसे नीचे वाला कौन सा होता है, नीला, सबसे बैगनी, सबसे नीचे वाला कौन होता है, बैगनी, और सबसे ऊपर वाला कौन होता है, लाल होता है। सबसे ऊपर वाला कौन होता है, लाल, सबसे नीचे वाला कौन होता है, बैगनी। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम। तो 7 रंग का जो समूह प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे, वर्णक्रम कहेंगे या स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहेंगे। तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में व्यक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश के अपने 7 अवयवी रंगों में बटने की घटना या विभक्त होने की घटना क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण। और 7 रंग का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कोची ने एक
अनुपातिक सूत्र दिया है, म्यू बराबर ए प्लस बी बटे 2 लेमडा स्क्वायर, बी बटे लेमडा स्क्वायर, म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर, जो कोची का समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का आवर्तनांक आपतित पदार्थ के किरण के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ स्क्वायर का, म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ स्क्वायर, मतलब किसी माध्यम का आवर्तनांक होता है क्या होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का आवर्तनांक उस माध्यम में आपतित होने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होता है भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है अधिकतम होता है और बैंगनी रंगों का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अब प्रकाश के लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है कम होता है, कम होता है। लाल रंग का आवर्तनांक आवर्तनांक बोले छी, आवर्तनांक क्या ज्यादा होता है लेकिन आवर्तनांक कम होता है। आवर्तनांक कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका क्या होता है आवर्तनांक कम होता है और प्रकीर्णन भी क्या होता है कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है न्यूनतम होता है, लेकिन इसका आवर्तनांक क्या होता है अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है सबसे अधिक होता है। प्रकाश के लाल रंग का आवर्तनांक बैंगनी रंग के आवर्तनांक से क्या होता है कम होता है, मतलब लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है अधिक होता है, बैंगनी रंग का क्या होता है लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है कम होता है और बैंगनी रंग का क्या होता है अधिक होता है। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है सबसे कम होता है। यही गुण के कारण लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, खतरों के संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में न्यूटन ने 1666 ईस्वी में और खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था 1666 का स्थापना हुआ था 1699 गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था 1666 में और खालसा पंथ का स्थापना 1699 में। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं। वन विक्षेपण किसी पारदर्शी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है, मतलब सभी प्रकाश का वेग क्या होता है अलग अलग होता है, इसीलिए सभी रंगों का विक्षेपण क्या होता है अलग अलग होता है। कि अतः किसी पदार्थ का आवर्तन भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, मतलब सभी प्रकाश का जितना भी रंग है सबका जो आवर्तन होता है तो क्या होता है अलग अलग होता है, वेग अलग अलग होता है तो विक्षेपण भी अलग अलग होता है, विक्षेपण अलग होगा तो आवर्तन भी क्या होगा अलग अलग होगा। पारदर्शी माध्यम में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का आवर्तन बढ़ता जाता है वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल क्या होती है कम होती जाती है। किस माध्यम में पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में जैसे जैसे पदार्थ जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का आवर्तन क्या होता है बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग क्या होता है सबसे कम और तथा आवर्तन अधिक और सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, आवर्तन क्या होता है सबसे कम होता है। और ये पारदर्शी माध्यम में होता है क्या होता है तो जैसे जैसे प्रकाश का आवर्तन बढ़ेगा वैसे वैसे वेग क्या होगा घटेगा, वैसे वैसे वेग क्या होगा यानी चाल क्या होगा कम होगा। इंद्रधनुष परावर्तन पूर्णांतिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब इंद्रधनुष बनने का घटनाक्रम परावर्तन का भी उदाहरण है, ये पूर्णांतिक परावर्तन का भी उदाहरण है, अपवर्तन का भी उदाहरण है और विक्षेपण का भी उदाहरण है। किसका इंद्रधनुष कौन सा है इंद्रधनुष 7 रंगों का। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मतलब जब वर्षा की जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। तो इस स्थिति में कौन सा इंद्रधनुष बनेगा प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। कौन सा इंद्रधनुष बनेगा प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और इस प्रकार के इंद्रधनुष में लाल रंग क्या होता है बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की होता है। प्राथमिक में हाँ प्राथमिक अंदर वाले बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल रंग का किरण आंख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। 8 मिनट।
तो अंदर वाली जो बैंगनी किरण होता है आँख पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाते हैं। और बाहर वाला जो लाल किरण होता है 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के जल बूंदों पर पड़ता है। तो वर्षा के जल बूंदों पर पड़ता है, तो वर्षा के जल बूंदों के द्वारा, वर्षा के जल बूंदों के द्वारा उसका सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें अंदर वाला कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग। और बाहर वाला कौन होता है? लाल रंग। लाल रंग कितने डिग्री कोण बनाता है आँख पर? 42.8 डिग्री का, 42.8 डिग्री का। और बैंगनी रंग आँख पर कितना डिग्री कोण? 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। बाहर की ओर बने छे और 42 अंदर की ओर शायद। हाँ। द्वितीयक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन होगा। वहाँ क्या था? प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन था, लेकिन 1 ही बार परावर्तन था। लेकिन 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार परावर्तन होगा, तब कौन सा इंद्रधनुष बनेगा? द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें बाहर कौन चलता है? बैंगनी रंग बाहर हो जाता है और लाल रंग अंदर की ओर हो जाता है। और बाहर वाले बैंगनी रंग आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाता है और अंदर वाली लाल रंग का किरण 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष का अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है। बीच में कौन सा रंग? द्वितीयक इंद्रधनुष, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और इन धनुष बनने की घटना में बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में हरा होता है। बीच में कौन सा रंग होता है? बीच में हरा रंग होता है। बाहर की ओर प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर रहेगा लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष बाहर की ओर लाल, अंदर की ओर बैंगनी। और द्वितीयक इंद्रधनुष में रहेगा लाल अंदर की ओर और बाहर की ओर। दोनों कंडीशन में लेकिन हरा रंग क्या होगा? बीच में ही रहेगा। दोनों कंडीशन में हरा रंग बीच में ही रहेगा। और दोनों कंडीशन में अपवर्तन 2 बार होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष बनने की घटना में 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन। और प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की घटना में 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होगा। अब है प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग। प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग किस समय इंद्रधनुष नहीं बन सकता है? किस समय हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं? रात के, दोपहर के समय। दोपहर के समय हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक संघ। प्राथमिक द्वितीयक और पूरक संघ। लाल और हरा नीला, लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है, जिसमें लाल हरा और नीला। लाल हरा और नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला को क्या कहेंगे? द्वितीयक रंग कहते हैं। यह 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। जो द्वितीयक रंग होता है 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है? द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जैसे लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। लाल और नीला को मिलाने कौन सा रंग आएगा? मैजेंटा आएगा। हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला। हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला। और लाल हरा और हरा को मिलाएंगे क्या बनेगा? पीला बनेगा। लाल और हरा मिलेगा तो क्या बनेगा? पीला बनेगा। तो लाल और नीला मिलने से क्या बनेगा? मैजेंटा। लाल और नीला मैजेंटा। हरा नीला पीकॉक नीला। हरा नीला पीकॉक नीला। लाल हरा पीला। लाल हरा पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जब 2 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को कौन सा रंग बोला जाता है? पूरक रंग भी कहा जाता है। जब 2 परस्पर रंग मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। उसी प्रकार जब 2 रंग मिलने से श्वेत प्रकाश बनेगा तो क्या कहेंगे? पूरक रंग कहेंगे। पूरक रंग। जैसे लाल क्या है? प्राथमिक रंग है। अब पीकॉक नीला क्या है? द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिला तो क्या बना? सफेद बना। तो जब एक प्राथमिक रंग और दूसरा द्वितीयक रंग है, दोनों मिलने से क्या बनेगा? सफेद ही बनेगा। क्या बनेगा? सफेद बनेगा। तो लाल यहाँ प्राथमिक रंग है और पीकॉक नीला क्या है? द्वितीयक रंग है। दोनों मिला क्या बना? सफेद बनेगा। नीला क्या है? यहाँ प्राथमिक रंग है और पीला क्या है? द्वितीयक रंग है। नीला प्राथमिक रंग है और पीला द्वितीयक रंग है। तो नीला और पीला मिला क्या बना? सफेद बनेगा।
हरा क्या है? प्राथमिक रंग है। हरा क्या है? प्राथमिक रंग। और मेजेंटा क्या है? द्वितीयक रंग है। तो जब प्राथमिक और द्वितीयक मिला क्या बने? सफेद बना। और लाल हरा नीला तीनों प्राथमिक रंग को मिलाएंगे, लाल हरा नीला तीनों प्राथमिक रंग मिले तो अभी क्या बनेगा? सफेद बनेगा। मतलब जब एक प्राथमिक रंग और दूसरा द्वितीयक रंग है तो कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। और तीनों प्राथमिक रंग को जब आपस में मिलाएंगे क्या बनेगा? सफेद रंग बनेगा। रंगीन फोटोग्राफी की खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। तो रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो रंगीन फोटोग्राफी में खोज किसने किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में क्या होती है? अशुद्धियां होती है। क्या होते हैं? अशुद्धियां। मतलब ये सब घटना तभी संभव होगा जब रंग में अशुद्धि नहीं रहेगी। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा एवं नीला का हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लाल हरा और नीला, क्योंकि प्राथमिक रंग ही लाल हरा नीला है। प्राथमिक रंग ही लाल हरा नीला है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग के तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागर में जल के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश को पीला रंग के तरंगदैर्घ्य अवशोषित करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की पीली रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। मतलब पीले रंग के तरंगदैर्घ्य क्या करता है? महासागर के जल का अणु क्या करता है? अवशोषित करता है। अब है वस्तुओं का रंग। कोई वस्तु किस रंग का दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में वह उसी रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है। मतलब कोई वस्तु हमें काला दिखाई देता है तो उसमें काले रंग को क्या करेगा? वह परावर्तित करेगा। यदि कोई वस्तु लाल दिखाई देता है तो वो लाल रंग को अधिक परिवर्तित तो वह लाल रंग को परावर्तित करेगी। समझिए? तो जिस रंग की वस्तु दिखाई देती है वास्तव में वस्तु उसी रंग को क्या करती है? लौटाती है यानी परावर्तित करती है। शेष सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह वस्तु सफेद दिखाई पड़ती है। जो वस्तु सभी रंगों को ही लौटा देगा वो वस्तु कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रवाह ही क्या कराता है? सफेद बनता है। सभी रंग को जब मिला देते हैं क्या बनता है? सफेद रंग बनता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं होने तो वस्तु काला दिखाई देती है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वह क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? हरे रंग को अवशोषित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, लाल गुलाब को जब हरे शीशा के माध्यम से देखा जाता है, लाल गुलाब को जब हरे शीशा के माध्यम से देखा जाता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को क्या करता है? वह अवशोषित कर लेता है। हरे रंग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देता है तो कैसा दिखाई देगा? सफेद। परावर्तित करेगा तो सफेद दिखाई देगा। सभी को अवशोषित कर लेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर किस तरह से दिखती है ये निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। सफेद को सफेद किरण में देखेंगे तो सफेद ही दिखाई देगा। सफेद को सफेद किरण में देखेंगे सफेद, लाल में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। हरा में देखेंगे तो क्या करेगा? हरा दिखाई देगा। और पीला में देखेंगे तो क्या? पीला दिखाई पड़ेगा। लेकिन नीला में क्या दिखा? नीला दिखा। तो यानी सफेद रंग को हम किसी भी कलर में देखते हैं तो जिस कलर में देखते हैं वैसा ही दिखाई पड़ेगा। यानी सफेद को सफेद में देखेंगे तो सफेद ही दिखाई देगा। नीला में देखने पर नीला ही दिखाई देगा। पीला में देखेंगे तो पीला ही दिखाई पड़ेगा। और हरा में देखेंगे तो हरा ही दिखाई पड़ेगा। और लाल में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। लाल कागज वही बात, लाल कागज को जब सफेद में देखेंगे तो क्या होगा? लाल दिखाई पड़ेगा। और लाल में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन हरा में देखेंगे तो क्या देगा? काला दिखाई देगा। लाल कागज को हरा में देखेंगे तो क्या करेगा? काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काले रंग को क्या हरा रंग क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। हरा रंग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और लाल कागज को जब पीला में देखेंगे क्या देगा? काला दिखाई देगा। हरा में काला और लाल को जब पीली में देखेंगे क्या है? काला। और नीली में भी देखेंगे काला दिखाई पड़ेगा। मतलब लाल कागज पर को जब सफेद रंग में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। लाल में लाल दिखाई पड़ेगा। बाकी सभी रंगों में देखने पर क्या दिखाई? काला ही दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला ही दिखाई पड़ेगा। हरा कागज को जब सफेद में हरा ही दिखाई पड़ेगा। और लाल में देखेंगे तो क्या होगा? काला दिखाई पड़ेगा। और हरा में दिखाई पड़ेगा हरा ही दिखाई पड़ेगा। बाकी सब में काला दिखाई पड़ेगा। मतलब जिस रंग का
वस्तु होगा यदि उसी रंग में और सफेद रंग में देखेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी समय क्या होगा, वो काला ही दिखाई देगा, वो बाकी समय क्या दिखाई पड़ेगा, काला ही दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु है उसको यदि हम सफेद रंग में देखेंगे और उसी रंग में देखेंगे तो क्या होगा, उस वस्तु पर कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी अन्य किसी भी रंग में देखते हैं तो वो वस्तु का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, काला ही दिखाई पड़ेगा। जैसे नीला कागज को नीला हम देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, सफेद में देखेंगे तो नीला दिखाई, बाकी सब किसी भी कलर में देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। हरा कागज हरा में हरा दिखाई पड़ेगा, सफेद में हरा दिखाई पड़ेगा, बाकी सब में क्या दिखाएगा, काला दिखाई पड़ेगा। वैसे लाल कागज लाल में लाल दिखाई पड़ेगा, सफेद में लाल दिखाई पड़ेगा, बाकी सब में क्या दिखाएगा, काला दिखाई पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सफेद रंग का कागज ऐसा है जिसको जिस रंग में देखेंगे उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। सफेद में सफेद, लाल में लाल, लाल हरा में हरा, काला में काला, नीला में नीला, सब दिखाई पड़ेगा। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो व्यतिकरण के द्वारा प्रकाश के तरंगों की क्या होती है, पुष्टि होती है। क्या होती है, पुष्टि होती है की पुष्टि होती है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 इसमें प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। तो व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, थॉमस यंग ने। प्रकाश के व्यतिकरण घटनाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, थॉमस यंग ने बताया। जब समान आवर्ती और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है, परावर्तन होती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की तीव्रता में क्या होना, परावर्तन होना है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यह परावर्तन कब होगा, जब समान आवर्ती और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से निकले, मतलब एक ही प्रकाश स्रोत से यदि समान आवर्ती और समान आयाम की दो प्रकाश किरणें निकल कर और किसी माध्यम में और एक ही दिशा में गमन करने लगती है तो उस उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकाश क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जैसे पति पत्नी भैया। और व्यतिकरण के घटना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थॉमस यंग ने। व्यतिकरण के उदाहरण, पौनी के बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। पौनी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना किसका उदाहरण, व्यतिकरण का उदाहरण है। हाँ, जल पर फैली मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना क्या व्यतिकरण का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल की बूंदें रंगीन दिखाई देना, तो तेल है तो रंगीन दिखाई दे, क्या व्यतिकरण का उदाहरण है। तो व्यतिकरण का यह प्रमुख उदाहरण है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पौनी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना किसका उदाहरण है, व्यतिकरण का। जल पर फैले मिट्टी का तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना व्यतिकरण का उदाहरण। और साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का है। और गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल का बूंद के रंगों का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। और व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है वहाँ प्रकाश का परिणाम की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है और इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, दोनों तरंगें समान कला में मिलती है और जहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। पूछे किस प्रकार के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, तो संपोषी में होता है। किस में होता है, संपोषी में होता है। किस प्रकार के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, संपोषी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण, जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला को प्रदर्शित करती है,
विपरीत कला को प्रदर्शित करती है। वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो हानिकारक कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। इसे विनाशी होता है, ये हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। हो जाती है। समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। और दोनों तरंगें क्या करती है? समान कला को प्रदर्शित करती है। दोनों तरंगें समान कला को प्रदर्शित करती है। पूछा क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यतिकरण में दो तरंगें समान कला को प्रदर्शित करती है? तो समपोषी व्यतिकरण में। और किस प्रकार के व्यतिकरण में दोनों तरंगें अलग अलग कला को प्रदर्शित करता है? विपरीत कला को प्रदर्शित विनाशी वाला में करता है, जिसके कारण इसका परिणामी तीव्रता क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। प्रकाश के व्यति के कारण दिन में पौनी पर प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पौनी पर साबुन की बुलबुला क्या होता है? सुंदर रंग दिखाती है। सुंदर रंग दिखाती है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पौनी पर साबुन की बुलबुला क्या होता है? सुंदर रंग दिखाते हैं, रंगीन दिखाई देता है। क्या होता है? रंगीन दिखाई देता है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से, मतलब दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। मतलब व्यतिकरण की घटना होने के लिए प्रकाश का स्रोत, एक ही प्रकाश स्रोत से समान आयाम और समान आवृत्ति वाले प्रकाश तरंगों का निकलना जरूरी है। भैया लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलेगा यहाँ पति पत्नी वाला बात चलेगा। समपोषी वाला में जिधर जाएगी उधरे जाना है। और ये विनाशी वाला में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विनाश कर देगी पूरा। विनाश अलग अलग मत, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रही है, वो उधर चलेगी हम इधर चलेंगे तो विनाश होगा। और पति पत्नी होता है कि प्यार, हाँ जैसे एक तरफा प्यार हुआ विनाश। और विनाशी वाला में तो ये हुआ। समपोषी में होता है कि साथ साथ चलना, हस्बैंड वाइफ की तरह साथ दोनों एक दूसरे के साथ देते हैं। या किसी का मत मिलता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं मेरे मत से तुम सहमत है तो हम सब साथ चलेंगे तो क्या होगा? ज्यादा बल मिलेगा। उसी तरह से समपोषी में क्या होता है? अधिकतम, इसकी क्या होता है? तीव्रता अधिकतम होती है। और विनाशी में जब अलग हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम जैसे चार भाई थे, एक अलग है तो नहीं थे वही। हाँ, जैसे चार भाई है, कोई चार भाई है, एक साथ चलेगा तो ज्यादा ताकत बढ़ा है, और अलग अलग हो जाए तो कम ताकत बढ़ा है। उसी को क्या कहते हैं? अलग अलग हो गया तो विनाशी हो गया, और एक साथ है तो। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब कल पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों का ध्रुवन। प्रकाश तरंगों का ध्रुवन।